किसी के मन में छुपे असंतोष को पढ़ लेना आसान नहीं होता है, पर यह असंतोष कहीं लालच का रूप ना ले ले, इससे सतर्क रहना बहुत जरूरी है। तूने बच्चे का कभी ठीक से ख्याल नहीं रखा सरिता। तो फिर किसने रखा? अजय आपने तो हाथ नहीं बटाया मेरा कभी। हाँ सरिता बस करो, ये कोई वक्त है? तुम दोनों अपना झगड़ा फिर से शुरू मत करो। तुम और तुम्हारी माताजी वक्त देखकर झगड़ा करते हैं क्या धीरेन्द्र? लड़ना बंद करो सरिता, हमारी बच्ची अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रही है। आई एम सॉरी, हम बच्ची को नहीं बचा पाए। आप जब तक उसे हमारे पास ले तब तक उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। बेटा जगदीश, तू चिंता मत कर, दिव्या को कुछ नहीं होगा। प्रेरणा बेटा तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे चॉकलेट दिलाता हूँ। हाँ शाबाश। कौन सी वाली खाएगी? लॉलीपॉप। अच्छा फिक्र मत कीजिए, दिव्या को कुछ नहीं होगा। हम इंटरनल ब्लीडिंग रोक नहीं सके। जी वो आई एम सॉरी, हमने पूरी कोशिश की थी। एक्सक्यूज मी। सरिता ने अपनी 4 महीने की बच्ची को खो दिया था, जगदीश सेठी ने अपनी बीवी दिव्या को खो दिया था, और 3 साल की प्रेरणा ने अपनी मां को। जो गुजर गए उनके जाने के नुकसान की भरपाई होना नामुमकिन होता है, लेकिन हाँ, कुछ खो जाने का गम, हमदर्दी कई बार लोगों को करीब ले आती है, पर सिर्फ तब अगर उनके साथ आने की वजह जिंदगी में छाया असंतोष नहीं बल्कि सहानुभूति हो, एक दूसरे की तकलीफ समझने का एहसास हो। क्या हाल है जगदीश? अरे ललित कैसा है? मस्त है यार, आजा बैठ जा। और प्रेरणा कैसी है? अच्छी है यार, बड़ी हो रही है। अभी भी नाना नानी के साथ रहती है? हाँ यार, यहाँ तो मैं और बाबूजी हैं, कैसे संभालेंगे? दिव्या भाभी को गए 6 साल हो गए हैं। हाँ यार, मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता, लगता है जैसे मायके गई है अभी वापस आ जाएगी। जगदीश मान ले सच्चाई को, कम से कम अपने लिए ना सही प्रेरणा के लिए तो मान ले। अरे यार तू अपना वो प्रवचन लेके वापस शुरू मत हो जाना। शादी कर ले, सेटल हो जा, प्रेरणा के लिए माँ ले आ, वही तेरा घिसा पिटा रिकॉर्ड। वही रिकॉर्ड बजाने अरे वाला। नहीं। सुन सुन सुन, मैं एक फैमिली को जानता हूँ। उनकी एक बेटी है सरिता, तलाकशुदा है। करीब 6 साल पहले उसकी बच्ची गुजर गई थी। एक बार मिल तो ले, देख तेरा परिवार फिर से बस जाए। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। सही तो कह रहा है ललित, प्रेरणा अब 9 साल की हो गई। शरद जी और लाजवंती जी की उम्र भी काफी हो गई। कब तक ख्याल रखेंगे उस बच्ची का? प्रेरणा को अब घर लाने का वक्त आ गया है बेटा। पापा कैसा है मेरा बेटा? बहुत गुस्सा हूँ आपसे। क्यों, क्या हुआ? पिछले वीक क्यों नहीं आए थे? ओह सॉरी, काम में बिजी हो गया था। अगले वीक स्पोर्ट्स डे है और तभी कोई बहाना नहीं चलेगा। नो बहाना, आई प्रॉमिस, मैं हूँगा वहाँ पर, ठीक है? आपके पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। हमें मालूम है तुम हमारी दिव्या से बहुत प्यार करते थे, पर सच तो यही है कि अब वो नहीं है, चली गई छोड़कर हमें। प्रेरणा को माँ की ज़रूरत है और
आपको पत्नी की, आपका परिवार अधूरा है, उसे पूरा कर लो। पापा पापा आज आप मुझे स्कूल छोड़ने आओगे? बिल्कुल ठीक। आज हम तुम्हारे पापा को तब तक काम पर नहीं जाने देंगे जब तक वो तुम्हें स्कूल छोड़कर नहीं आएंगे। हाँ कह दीजिए, अब फैसला ले ही लीजिए। बुढ़ापे के बारे में भी तो सोचिए। चलता हूँ, चलो प्रेम। अब धीरेन्द्र को भूल जा। कैसे भूल जाऊँ माँ? उस घर में बहुत तकलीफों से गुजरी हूँ, अपनी बच्ची खोई, पागल हो गई थी मैं। तू हमेशा से गर्म दिमाग की रही है और हमने ही तुझे बिगाड़ा है। हर काम तेरे हिसाब से हो ये ज़रूरी नहीं। माँ, आपको और पापा को तो मुझ में खोट दिखता है। सरिता, सारी गलतियां उनकी ही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमें खुद के दोष कभी नजर ही नहीं आते, हमेशा दूसरे ही गलत दिखते हैं। देख बेटा, जगदीश बहुत अच्छा लड़का है। अब ये मान कि उसकी बेटी के रूप में भगवान ने तुझे तेरी बेटी वापस दी है। मैंने अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है पापा। अगर उसका ख्याल रखने में मेरी सास ने मेरी मदद की होती ना, तो आज वो जिंदा होती। अब जो हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते। भूल जा पुरानी तकलीफें, आगे बढ़, एक नई जिंदगी शुरू कर। बेटा, तू एक बार जगदीश से मिल तो ले, तुझे पसंद आएगा वो। क्या आप मुझसे शादी सिर्फ इसीलिए करना चाहते हैं ताकि आपकी बेटी प्रेरणा को एक मां मिल सके? सरिता, मेरा घर अधूरा है, कोई चाहिए जो उसे पूरा कर सके। हाँ, प्रेरणा को भी माँ की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि वो घर वापस आ जाए। जब से मेरी वाइफ गई है तब से वो नाना नानी के यहाँ रहती। मैं बहुत मिस करता हूँ उसे, वो भी मुझे बहुत मिस करती है। क्या आप चाहेंगे कि हमारे भी बच्चे हों? जी हाँ, बिल्कुल। वेलकम होम। आओ। सरिता बेटा, आज इतने दिनों बाद हम टाइम से बिना जला और पका हुआ खाना खा रहे हैं। बहुत स्वादिष्ट बना है। बाबूजी, कल हम प्रेरणा को घर वापस ला रहे हैं। हाँ, फिर हम उसका एडमिशन यहाँ पर ही किसी अच्छे से स्कूल में करवा देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो भाई, एक बार फिर से ये मकान घर जैसा लगने लगा। बंद करो गंगा जमुना बहाना, मैं थोड़ी ना कोई हमेशा के लिए जा रही हूँ। शुभ शुभ बोल बेटा। अब तू आ या ना, हम दोनों तुझे मिलने के लिए हर हफ्ते वहां टपकने वाले। नाना, अपनी दवाई टाइम से खा लेना और नानी को परेशान मत करना। ओके नानी अम्मा, ओके। नंदनगर में वीरमदेव नामक एक सन्यासी रहते थे। बहुत ही परोपकारी थे। ईश्वर भक्ति से जो भी समय बचता उसे दद्दू, मम्मी को बैंगन पसंद नहीं था ना? बैंगन? क्यों बेटा? बस यूं ही, मुझे भी नहीं पसंद। छी, मुझे बैंगन नहीं खाना। मम्मी, मुझे बैंगन अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी तो यही सब्जी बनी है। मैंने बताया था ना आपको कि मुझे बैंगन नहीं पसंद है। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोई आया नहीं, मैं भूल गई। अभी यही सब्जी खा लो। उनके इस परोपकार से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उन्हें एक दिव्य शक्ति दे दी थी। सोनाली मैम का क्लास 5 बजे खत्म हो जाता है। मालूम है मुझे। रोज आधा घंटा वेट करना पड़ता है निकलने के लिए। अरे तो तब तक कुछ पढ़ लिया करो ना, मुझे और भी काम होते हैं तो आते आते देर हो जाती है। रोज? ना, मुझे ऐसे जवाब देना ठीक बात नहीं।
और फिर आधा घंटा वेट कर भी लिया तो कौन सी तुम्हारी जान निकल गई? मेरे लिए कोई बात नहीं मम्मा, सोनाली मैम के घर पे काम होता है और स्टूडेंट क्लास के बाद वेट करे उन्हें वो अच्छा नहीं लगता। बातें मत बनाओ प्रेरणा, ऐसा कुछ भी होता तो मुझसे खुद नहीं बोल देती। वो मुझे बोलती है ना। प्रेरणा आखिर अपने पिता के घर आ गई, चाहे सौतेली ही सही पर उसे एक माँ मिल गई और एक दादा भी, जो दादा कम और दोस्त ज्यादा थे। अपने नाना नानी का घर छोड़े हुए अभी उसे 4 महीने हुए थे कि अचानक एक हादसे ने उनके घर को अपने पंजों में दबोच लिया। क्या हुआ सरिता जी? श्याम भाई साहब, हमारे घर से धुआं निकल रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। आपने कुछ गैस पर रखा तो नहीं था? नहीं, धुआं बाबूजी के कमरे से निकल रहा है। चाबी तो है ना आपके पास? हाँ जी। आइए देखते हैं। जी। क्या? सर, दोनों मर चुके हैं। विकास, हर कोने का फोटो निकलवाओ। तकिया जला हुआ है। पड़ोसियों का कहना है कि घर की बहू ने कमरे से धुआं निकलते देखा। फीस जमा करने के बाद मैं मार्केट तक गई थी सर। कहीं प्रेरणा हो बाबूजी? प्रेरणा, बाबूजी, 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 प्रेरणा मेरे बच्चे। सर, हमें और कुछ नहीं पता। वो तो सरिता जी हमारे पास मदद मांगने आई थी और हम उनके साथ यहाँ आ गए। उनके पास चाबी भी थी। हमें यहाँ एक हथौड़ा मिला है। क्या इनके घर में कुछ काम चल रहा था? हाँ सर, उनके फर्स्ट फ्लोर के बाथरूम में कोई काम चल रहा है। जी मैं घर से निकली कोई 4-4:15 बजे। घर में कोई काम चल रहा था? जी वो ऊपर वाले कमरे में कुछ काम चल रहा था। मजदूर? आज वो जा चुके थे। 3 बजे। वापस नहीं लौटे? जी वो उनकी छुट्टी हो गई थी। इतनी जल्दी? हमेशा इतनी जल्दी छुट्टी होती है उनकी? जी नहीं, वो मैंने ही उनसे बोला था क्योंकि आज के दिन बाबूजी को कोई शोर शराबा नहीं चाहिए था। सिर्फ आज के दिन? जी हाँ, वो कोई 2 लोग आए थे उनसे मिलने। कौन थे 2 लोग? मेरे लिए बेटा, मैं देखता हूँ। अरे सुजीत, आओ 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 अंदर आओ। सरिता, मेरी कुछ जरूरी मीटिंग है इन लोगों के साथ। और बेटा तुम जरा ऊपर मजदूरों से कह देना कि आज की छुट्टी कर। जी अच्छा। आई। हाँ बेटा, प्रेरणा से कह देना कि मुझे बीच में डिस्टर्ब न करे, मैं कुछ जरूरी काम करूं। जी ठीक है। अरे भैया, बस आज का काम यहीं रोक दो। कहाँ हो मैडम जी? अरे वो बाबूजी को कोई ठोका पीटी नहीं चाहिए, बहुत शोर हो रहा है। जगदीश भाई साहब, आज की मजदूरी आपको पूरी ही देनी होगी। मैडम जी ने काम खुद रुकवाया है।
मजदूरों ने काम नहीं रोका। ठीक है, मैं पहले पता तो कर लूँ, फिर आपको फ़ोन करता हूँ। हाँ जगदीश, बाबूजी ने बोला मुझे, वो कमरे में कोई ज़रूरी मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो एक काम करो, तुम मजदूरों को पूरी दिहाड़ी दे दो और उन्हें जाने दो, ठीक है? ठीक है, ये लीजिए। और फिर मैंने उन्हें जाने को बोला। आपकी बेटी प्रेरणा वो कब आई? बाबू, प्रेरणा, आपकी बेटी प्रेरणा कब आई? करीब 3:30 बजे। अरे प्रेरणा आ गई? हाय मम्मा। हेलो। मैंने तेरे लिए पोहा बनाया है, फटाफट चेंज कर ले, फ्रेश हो जा, फिर सोनाली मैम के यहाँ भी जाना है ट्यूशंस के लिए। नहीं मम्मा, आज मैं बहुत थक गई हूँ। स्कूल में स्पोर्ट्स डे था ना, इसलिए आज क्लास की छुट्टी कर लूँ। नो बेटा, नो छुट्टी। और फिर मैम की फीस भी देनी है ना आज। प्लीज मम्मी, सिर्फ आज के दिन ही, पक्का एक्स्ट्रा क्लासेस जाऊंगी। चलो ठीक है, लेकिन मुझे तो जाना होगा ना फीस देने के लिए, 1 वीक से ऊपर हो गया है। दद्दू के पास जाने को दिखाना है। अरे नहीं 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 नहीं, अभी उनको डिस्टर्ब नहीं करना, वो एक मीटिंग में बिजी हैं। उन्होंने कहा है फ्री होकर तुमसे खुद आकर मिलेंगे। तुम जब तक जाओ, चेंज करो, फ्रेश हो जाओ। ओके। फिर प्रेरणा को नाश्ता करा के मैं करीब 4:15 साढ़े 4 बजे निकल गई। बाय बेटा। बाय मम्मा। अरे मम्मा, मैम को बोल देना कि आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। ठीक है। जब मैं 6 बजे वापस आई तो देखा धुआं निकल रहा था, फिर अंदर आके देखा तो ये हथौड़ा, ये वो मजदूर इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, शायद यही था। चोट किसी भारी और शार्प चीज से लगी है। हथौड़े की चोट हो सकती है? हाँ, हथौड़े में दादा और पोती दोनों के खून के अंश मिले हैं। तो क्या सिर्फ हत्या की जांच को भटकाने के लिए चलाया गया है? जी, यही लगता है। जब अपराध हुआ तो घर में सिर्फ 4 लोग थे, कुलभूषण सेठी, उनकी पोती प्रेरणा और वो 2 लोग जो उनसे मिलने आए थे। 4 में से 2 लोग मारे गए। जाहिर है कि शक की सुई उन दोनों पे गई, वही संदिग्ध आरोपी माने गए। पर वो दोनों थे कौन? सर, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं वो लोग कौन हो सकते हैं। उनमें से एक का नाम था सुजीत, जिसे आपके पिताजी बहुत अच्छे से जानते थे। मेरे बाबूजी के बहुत सारे दोस्त हैं। सुजीत नाम के शख्स को नहीं जानता मैं। दोनों लोगों की उम्र 30 से 35 के बीच लग रही थी। आपने उन्हें कभी पहले देखा है? जी नहीं। आपके ससुर के अच्छे जानकार लग रहे थे। जी, देखकर तो यही लग रहा था, क्योंकि वो उन्हें अपने कमरे में ले गए थे। सरिता जी, कल हम एक स्केच आर्टिस्ट को बुलवाएंगे, क्या आप उनका हुलिया बता पाएंगी? जी हाँ, मैंने उन्हें ठीक से देखा था, काफी याद है मुझे। उस बेचारी मासूम बच्ची का क्या कसूर था? उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? सब मेरी गलती है। मुझे आज फीस देने जाना ही नहीं चाहिए था। सर, परसों तक डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ जाएंगे, बॉडी हैंड ओवर कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सकता है पता करो, फैमिली की हालत खराब है। और वो जो 2 आदमी मिलने आए थे, उनका कुछ पता चला? कल तक स्केचेस बन जाएंगे। सोचने वाली बात यह है कि घर से कुछ भी चुराया नहीं गया। सर, लगता है कि कुलभूषण जी का इनके साथ कुछ पंगा था, शायद उसी को शांति से बैठ के सुलझाना चाहते थे। घर में चल रहे काम के ठेकेदार और मजदूरों को पूछताछ के लिए बुलाओ। हो सकता है जैसा दिख रहा हो, असलियत में एकदम उससे अलग हो। हथौड़ा ऊपर से लाया गया, फिर दादा और पोती को मारा गया। सरिता जी ने खुद जाने के लिए बोला था। ये लोग दोपहर में ही घर से निकल गए थे। हत्या में इस हथौड़े का इस्तेमाल किया गया था। बोल दो तुम लोगों का नहीं है? तो हमारा ही है, पर काम के बाद सारे औजार हम वहाँ ऊपर ही छोड़ के चले जाते थे। ऐसा करते साहब हमको 2 हफ्ते हो गए हैं। सर, आप हम लोगों को बेकार में परेशान कर रहे हैं। आप जांच कर लो। ये मेरे भरोसे के आदमी है, पिछले 3 साल से मेरे साथ ही काम कर रहे हैं। नहीं सर, हमने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी। आपका घर तो उनके बिल्कुल बगल में है, तो ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसकी जो खटपट की आवाज़ है, ये आप लोगों को सुनाई देती होगी? जी, सुनाई तो देती थी। कुलभूषण और प्रेरणा अगर चीखे होंगे तो वो भी सुनाई देनी चाहिए। जी, देनी तो चाहिए। ये जगदीश और सरिता, इनकी हाल ही में शादी हुई थी ना? ये उन दोनों की दूसरी शादी थी। मतलब सरिता प्रेरणा की सौतेली माँ? जी,
लेकिन ऐसा नहीं है सर, वो बहुत अच्छी इंसान है। वो अपने परिवार के साथ साथ प्रेरणा की भी बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। आप पूछना क्या चाह रहे हैं? देखिए, घर से कुछ चोरी नहीं हुआ। अलमारी में पैसे थे, गहने थे, लेकिन कुछ नहीं गया। ये हत्याएं चोरी के लिए नहीं, बल्कि किसी और मकसद के लिए की गई। क्या कहें, हमारे ख्याल से तो सब कुछ ठीक ही था। सरिता प्रेरणा के साथ खुश थी और कुलभूषण जी भी खुश थे। अगर वो तकलीफ में होते तो क्या आपसे कहते? कुलभूषण जी हमारी बच्ची को अपनी बेटी की तरह रखते थे। प्रेरणा नातिन थी हमारी। सरिता भी अच्छी थी, वो प्रेरणा को अपनी मर्जी से यहाँ ले आई थी। जी नहीं सर, मैं नहीं जानता इन्हें। ये दोनों आपके पिताजी से मिलने आए थे। सर मुझे नहीं लगता, मैं इनसे पहले कभी मिल भी चुका हूँ। सर, वो जो दो लोग थे उन्हें कुलभूषण जी बहुत अच्छे से जानते थे, मगर सुजीत नाम का उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई नहीं है। ना ही उस दोपहर उनकी किसी से बात हुई थी। कुछ और चक्कर तो नहीं है? अजीब बात है, सुजीत नाम का एक आदमी घर आता है जो कुलभूषण जी के बहुत करीबी है, लेकिन उनके बेटे ने उसका नाम तक नहीं सुना। जगदीश, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कौन है ये सुजीत? क्या मतलब सरिता? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? कुलभूषण जी ने उस दिन सुबह सिर्फ एक कॉल किया था। अब यही कॉल सुलझा सकते हैं उस केस की कुत्ती। किसे किया था ये कॉल? अरुण जी, क्या आप मेरे यहाँ आ सकते हैं? जी बिल्कुल कुलभूषण जी, कुछ अर्जेंट है? ऐसा ही समझ लीजिए। अरुण कालरा, कुलभूषण सिटी का वकील। मतलब कुलभूषण जी अपने वकील से कुछ डिस्कस करना चाहते थे। लेकिन ये बात अचानक उठी कैसे? यार ललित, मैंने तो बात छेड़ी भी नहीं। बाबूजी खुद वसीयत की बात लेकर बैठे। हर वक्त डरी रहती थी कि कहीं कुछ भी गलत हुआ तो सब यही कहेंगे, सौतेली माँ हूं ना, इसीलिए। इसमें क्या गलत है माँ? मेरा मन भी तो करता है ना कि मेरा अपना बच्चा हो। जगदीश, वो प्रेरणा का ध्यान ठीक से नहीं रखती है। अरे पापा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारी शादी को ही तकरीबन अभी 7 महीने हुए हैं और प्रेरणा कुछ 4 महीने से रह रही है हमारे पास। थोड़ा तो वक्त लगेगा ना एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में, एडजस्ट करने में। इस तरह से आप सरिता पे इल्जाम नहीं लगा सकते। बेटा, मैं घर में रहता हूं, दिन भर देखता हूं कि क्या होता रहता है। वो कभी प्रेरणा से कुछ पूछती है क्या, कि उसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं? कभी बात नहीं करती उससे कि स्कूल में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, जैसे कोई भी माँ पूछेगी। अब वो प्रेरणा की असली माँ तो है नहीं। थोड़ा टाइम गुजर जाने दीजिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। अगर ऐसे ही टाइम निकलने दिया ना तो कल को कुछ उल्टा ना हो जाए। तुम उसके पति हो, शायद इसीलिए तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं बस इतना ही कहूंगा, जरा संभल कर। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ? देखो सरिता, मैं जानता हूँ इस बात का कोई खास मतलब नहीं। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम प्रेरणा का ख्याल थोड़ा और रखो, दैट्स ऑल। जगदीश, हमारे बच्चे भी होंगे ना? हाँ होंगे सरिता, लेकिन प्रेरणा भी मेरी बच्ची है। मुझे भी हैरानी हुई थी कि कुलभूषण जी अचानक वसीयत बनाना क्यों चाह रहे थे। क्या वसीयत बनवाना चाह रहे थे? नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो सरिता जी? मैं ठीक हूँ अरुण जी। अरुण जी, मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी प्रेरणा के नाम कर देना चाहता हूँ। ये अचानक कैसे आपने वसीयत बनाने का सोचा? जगदीश और सरिता अपने बच्चे करने की सोच रहे हैं और मैं चाहता हूं कि कभी भी ऐसा ना हो कि प्रेरणा के प्रति कोई अनदेखी हो। पर आपको ऐसा डर क्यों लग रहा है? अब मैं क्या बताऊं अरुण जी, कुछ वजह है।
जगदीश ने आपसे बोला क्या? प्रॉपर्टी उसके नाम कर दो या ऐसा कुछ? तो क्या जगदीश ने अपने पिता से बोला था ऐसा कुछ? पता नहीं, कुलभूषण जी ने कभी बताया नहीं, लेकिन हाँ मुझे ज़रूर लगा था कि कोई ऐसी बात तो उन लोगों के बीच में हुई होगी। अरुण जी, क्या ये हत्याएं जगदीश कर सकता है? क्योंकि उसी दिन हुआ जिस दिन अरुण जी ने वसीयत की बात आपसे की थी। आप तो जानते ही हैं सर कि आजकल शहरों में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। प्रॉपर्टी के दाम तो आसमान छू रहे हैं कि आजकल ज़्यादातर क्राइम्स और मर्डर्स प्रॉपर्टी को लेकर ही हो रहे हैं। अभी हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डबल मर्डर किसी एक आदमी ने किया है या फिर दो लोगों ने मिलकर। और वो दो लोग कौन थे जो कुलभूषण जी से मिलने आए थे? सुजीत और उसके साथ वाला आदमी। देखिए, मैं कुलभूषण जी को पिछले 15 सालों से जानता हूँ और मेरे ख्याल से तो वो किसी सुजीत को नहीं जानते थे। इन हत्याओं का कारण घरेलू क्लेश होने का अंदेशा बढ़ता जा रहा था और इस घरेलू क्लेश की वजह थी एक सौतेली मां का अपने बच्चों की चाह रखना, एक पिता का अपनी बेटी के लिए मां की जरूरत पूरी करने की चाह रखना, एक दादा का अपनी पोती के भले की चाहत रखना। कोई तो था जो इन हालात से एकदम असंतुष्ट था, नाखुश था। जी सरिता अपने बच्चे चाहती थी। वो प्रेरणा को पसंद नहीं करती थी क्या? क्या मतलब सर? वो प्रेरणा से बहुत प्यार करती थी, भले उसकी अपनी बच्ची नहीं थी वो। देखिए सर, जब से मेरी पहली पत्नी का देहांत हुआ तब से ही प्रेरणा जो है अपने नाना नानी के यहाँ रहती है। वो तो 7 साल के बाद मेरे पास रहने को आई। अब थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना घुलने मिलने में। आपको इस बात का पता था कि आपके पिताजी अपनी वसीयत बनवा रहे थे और आधी प्रॉपर्टी प्रेरणा के नाम करना चाहते थे? जी पता था। सही फैसला है जगदीश। मैं नहीं चाहता कि मैं कभी ये महसूस करूं। काश कि मैंने ये किया होता। इसीलिए मैं वो अभी कर रहा हूं ताकि अफसोस की कोई गुंजाइश ही ना बचे। बाबूजी, आपको क्या लगता है मैं प्रेरणा का ख्याल नहीं रखूंगा? मेरी बेटी है वो। बेटा, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा और सरिता के और तुम्हारे बच्चे होंगे, सरिता बदल सकती है और वो तुम्हारा चीजों को देखने का नजरिया भी बदल सकती है। मैंने उनसे कहा भी था कि चिंता ना करें, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। सरिता को इसका पता था? जी हाँ, पता था। जगदीश, जगदीश, क्या हम ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो सकते हैं? ऐसे अचानक क्यों? बस वो थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए थी। नीचे रहती हूँ तो बाबूजी हर वक्त घूरते रहते हैं, हमेशा शक भरी नज़रों से देखते हैं कि जैसे मैं बस उनकी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी हूँ, बस अपने बच्चे चाहती हूँ, जैसे और कोई फीलिंग्स है ही नहीं मुझ में। जगदीश, मुझे शक है ना तो कोई सुजीत है और ना ही उसका कोई साथी। मुझे शक है कि इस सबसे तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का कोई लेना देना है। ये एक साजिश है। पहले से तय था कि मजदूरों को दोपहर की छुट्टी दे दी जाएगी। अब बकवास कर रहे हैं सर आप मेरी बाप और मेरी बेटी के कत्ल का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। जमीन जायदाद के झगड़े ज्यादातर परिवार वालों के बीच ही होते हैं। बकवास है ये सब। मैं ये सब नहीं करूंगा कभी। हेलो सर, आपको मौत का सही समय जानना था ना? यस डॉक्टर। हमारी पूरी रिपोर्ट तैयार है। ये आपको पूरी पिक्चर क्लियर कर देगी। ये कब हुआ, कैसे हुआ और किसने किया हो सकता है। जैसा कि मुझे पहले से शक था, ये एक मनगढ़ंत कहानी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे पिता से 3 बजे कोई 2 लोग मिलने आए। पोती से बेहद प्यार करने वाले दादाजी चीजें ठीक करना चाहते थे। अपनी पोती के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। किसी दूसरे ने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए साजिश करके उनकी वो योजना खत्म कर दी। ये शब्द काश भी कितना अजीब होता है ना। कोई इस डर से कुछ करता है कि कहीं आगे चल के ऐसा ना हो, और कोई इस डर से कुछ करता है कि अगर आगे चलकर ऐसा हो गया तो। क्या बात है सर? आपने उस दिन मार्केट से कुछ नहीं खरीदा, वापस लौटते वक्त साथ में कुछ नहीं लाए। जी नहीं, उसके हाथ में कुछ नहीं था। जी उनका पर्स था। जी मैंने मार्केट से कुछ नहीं खरीदा। आपके पास घर की चाबी थी, आप खुद खोलकर भी तो चेक कर सकती थी। घर से बहुत धुआं निकल रहा था सर, मैं बहुत डर गई थी। सोनाली मैडम को आपने 4:30 बजे फीस दी। कोई 4:30 बजे वो फीस देने आई थी।
पक्का? जी पक्का। प्रेरणा की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आज वो आएगी नहीं। ठीक है, लेकिन उससे कह दीजिएगा कि और क्लासेस मिस नहीं करे। उस दिन मेरी ट्यूशन क्लास 5 बजे थी, मंगलवार, मुझे अच्छे से याद है। 1-1.5 घंटे तक मार्केट में आप फालतू में भटकते थे, वहाँ से कुछ खरीद कर नहीं लाई। मैंने बताया ना सर आपको कि मैंने कुछ नहीं खरीदा। असल में आपको बॉडीज के जल जाने का वेट जो करना था। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं? आपने अपने ससुर और बेटी का मर्डर किया है। सॉरी, सौतेली बेटी। आपके घर से सोनाली मैडम के घर के बीच की दूरी है मुश्किल से 20 मिनट की, लेकिन वापस लौटने में आपको इतना ज्यादा वक्त लगा। अब इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। ये आप क्या झूठी बातें बना रहे हैं मेरे खिलाफ? झूठी बातें आप बना रही हैं, मनगढ़ंत कहानी आप सुना रही हैं। आपके ससुर की मौत का असल टाइम है 2 बजे, उन 2 लोगों के घर आने से काफी देर पहले। और प्रेरणा की मौत का टाइम है 4 बजे, आपके घर से निकलने से बस थोड़ी सी देर पहले। और आपने उन मजदूरों को घर से जाने के लिए कहा 1:30 बजे, प्रेरणा के घर आने से काफी देर पहले। और तब तक आप अपने ससुर का मर्डर कर चुके थे। सर मजदूर 3 बजे नहीं, लगभग 1:30 बजे के आसपास ही खाना खाकर चले गए। जाहिर सी बात है, आप अपने ससुर के इस फैसले से नाखुश थी कि वो आधी प्रॉपर्टी प्रेरणा के नाम कर रहे थे। अरुण जी, मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी प्रेरणा के नाम कर देना चाहता हूँ। जगदीश ने आपसे बोला क्या प्रॉपर्टी उसके नाम कर दो या ऐसा कुछ? मुझे जगदीश को लेकर कोई फिक्र नहीं है, लेकिन सरिता वो प्रेरणा को पसंद नहीं करती। दरअसल वो प्रेरणा को अपने आप से दूर कर देना चाहती है। मैं आया नहीं हूँ तुम्हारे। मैंने ऐसा कब कहा? आप मुझसे गुस्सा क्यों होती हो? मैं सारा दिन तुम्हारे नखरे नहीं झेल सकती। अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो मुझे यहाँ लाए क्यों? मैं नहीं लाई तुम्हें यहाँ। तुमने प्रेरणा से क्या कहा? बस सबको मौका चाहिए ना मुझे कोसने का। अगर मैं उसकी सगी माँ होती तो ये सब कुछ नॉर्मल माना जाता ना, लेकिन नहीं, मैं सौतेली हूँ ना, इसीलिए करो सब मुझ पे शक। पापा को लगता है कि मैं सच नहीं बोल रही हूँ। अब एक ही बात बार बार तो नहीं बोल सकती ना दद्दू। बेटा मुझे लगता है कि वो आंखों से देखता नहीं, सिर्फ सुनता है, इसीलिए उसे बात ठीक से समझ में नहीं आ रही है। आप मेरे और जगदीश के बीच झगड़ा करवाना चाहते हैं ना? आप जगदीश को खुश नहीं देख सकते? आप मुझे खुश नहीं देख सकते? बेटा मैं तुम लोगों को खुशी देखना चाहता हूं, और जहां तक मेरी खुशी का सवाल है तो वो प्रेरणा में बसती। तुम उसे मां जैसा प्यार दो, उसे खुश रखो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रेरणा मेरी बेटी नहीं थी। अपनी बेटी को तो मैं बहुत पहले ही खो चुकी थी। मैं बस अपना बच्चा चाहती थी और वो सब प्रेरणा के नाम कर रहे थे। मैंने बहुत तकलीफों के बाद फिर से जिंदगी बनाने की कोशिश की थी। मैं जगदीश के साथ अपना घर बसाना चाहती थी और मेरे ख्वाब को मिट्टी में मिलाया जा रहा था। मेरे ससुर जी आराम करना चाहते हैं तो आज के लिए ठोका पेटी नहीं चाहिए। ठीक है मैडम जी, पर हमारा दिहाड़ी पूरा दिन का ही देना पड़ेगा। ये लीजिए। मुझे क्लास नहीं जाना। तुम्हें जाना होगा, ट्यूशन की फीस भी देनी है। जाओ चेंज करो। आप मेरे से जबरदस्ती क्यों कर रही हो? ट्रेनर को वहां अंदर नहीं जाना। क्यों? बाबूजी ने मना किया उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए। आपको किया होगा, मुझे नहीं। मैंने कहा ना तुझसे अपने कमरे में जा, चेंज कर और खाना खा। बाबूजी का इंतजार कर। समझ में नहीं आता तुझे? हाँ चल जा।
मैंने कहा ना तुझसे वहां नहीं जाना, वो सो रहे हैं। दद्दू, दद्दू, दद्दू को क्या हुआ है? तुम्हारे पति को मालूम था इस बारे में? नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता था। मैं तो फिर से अपना घर बसाना चाहता था, बस। सरिता इस वक्त न्यायिक हिरासत में है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार आईपीसी अपराधों में से 20% का ताल्लुक जमीन जायदाद से होता है। प्रॉपर्टी की तेजी से बढ़ती कीमतों और इन अपराधों में भी एक संबंध देखा गया है। इन अपराधों में से काफी अपराधों के तार परिवार के अंदर जुड़े पाए गए हैं। जो आपके पास नहीं है उसकी चाहत रखना, कोशिश करना एक महत्वाकांक्षा मानी जा सकती है, मकसद माना जा सकता है, लेकिन उसे जोर जबरदस्ती से हासिल करना, उसके लिए अपराध का सहारा लेना, ये लालच की हद ही माना जाएगा। असंतोष एक ऐसा बीज है जिसे लालच का कटीला झाड़ बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। दिल पे लगी चोट, परेशान दिमाग, इन कारणों से अक्सर सही सोचने समझने की ताकत चली जाती है और ऐसे में कई बार इंसान समझदारी का दायरा फांद बैठता है। लालच अक्सर एक इंसान को शैतानी दिमाग में बदल देता है और वो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए बेकाबू हरकतें करने लगता है। अगर इस असंतोष के बीज को असलियत की मिट्टी में बोया जाए, सब्र के पानी से सींचा जाए और आपसी बातचीत की हवा में पनपने दिया जाए, तो इससे एक समझदारी का फूल खिल सकता है। हमें बेहद सतर्क रहने की जरूरत है कि कहीं हमारा असंतोष, हमारी निराशा हम पे सवार ना हो जाए, और अगर ऐसा हो जाए तो उस पर तुरंत लगाम कसने की जरूरत है, ताकि हालात ऐसी जगह ना जा पहुंचे जहां बाद में हमें यह महसूस हो कि काश। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ रात 9 बजे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।